इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है स्कारलेट नाम की एक रिसर्चर को दिखाते हुए जो ईरान की गुफाओं के अंदर इल्लीगली घुसना चाहती थी। स्कारलेट को पता चला होता है कि ईरान की गुफाओं में बहुत ही एंशिएंट चीजें रखी गई हैं और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी इसके पास आकर इन्हें हासिल करने की कोशिश करे। लेकिन स्कारलेट तो एक आर्कियोलॉजिस्ट थी और उसका काम था एंशिएंट चीजों को ढूंढ कर निकालना। इसीलिए अब स्कारलेट तुरंत ही ईरान पहुंच गई और एक आदमी की मदद से उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगी। ये ईरान का आदमी स्कारलेट के फादर का दोस्त हुआ करता था जो कई साल पहले मर चुके होते हैं। स्कारलेट अभी भी अपने फादर के गम को भुला नहीं पाई थी, इसीलिए वो एक बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट बनने का डिसाइड करती है। उस आदमी ने स्कारलेट को पहले ही वार्न कर दिया कि गवर्नमेंट इस जगह को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, जिससे कि ये कई साल पुरानी वाली एंशिएंट चीजें हमेशा के लिए जमीन में दफन रह जाएं। स्कारलेट जब अंदर जा रही थी तो उसे पत्थरों के ऊपर काफी अजीब तरीके की लैंग्वेज लिखी दिखी जाती है। स्कारलेट तुरंत ही अपना कैमरा निकालकर उन सबको शूट करने लगी क्योंकि वो एंशिएंट चीजें हैं। अगर गवर्नमेंट और आर्मी वाले इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये सब दफन हो जाएंगे। स्कारलेट ने तो अपने हिसाब से सारी चीजें शूट करना स्टार्ट कर दिया और वो उन्हें कवर करती जा रही थी। भले ही अभी के लिए ये लैंग्वेज उसे समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन वो सबूत के तौर पर इन्हें अपने पास रखने वाली थी। इसी तरीके से कई सारी फुटेजेस लेने के बाद अचानक वहाँ पर धमाके होने लगते हैं, यानी कि आर्मी वालों ने गुफा बंद करना स्टार्ट कर दिया है। अब स्कारलेट जब पीछे की तरफ वापस आ रही थी तभी उसे हेलुसिनेशन होता है अपने फादर का, जिन्होंने कई साल पहले फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपनी जान ले ली थी। स्कारलेट तो उस मोमेंट को आज तक नहीं भुला पाई है और इस समय उसका सर बहुत दर्द दे रहा था। ये किसी अनयूजुअल रेडिएशन की वजह से हो सकता है या फिर स्कारलेट बहुत ज्यादा सोच रही है। फिलहाल वो उस ईरानी आदमी के साथ किसी दूसरे रास्ते से गुफा से बाहर निकल जाती है। यही रीजन था कि स्कारलेट ईरानी आर्मी के कब्जे में नहीं आई। वो सभी तो वहाँ से अब कहीं दूर निकल गए। अगले दिन स्कारलेट अपने घर पर पहुंच चुकी थी। स्कारलेट तो एक आर्कियोलॉजिस्ट के साथ साथ एल्केमिस्ट भी होती है जो अलग अलग और एंशिएंट धातुएं खोजा करते थे। इनडायरेक्टली बताया जाए तो स्कारलेट को पारस पत्थर की तलाश है। पारस पत्थर को निकोलस नाम की एक बहुत ही एंशिएंट वैज्ञानिक ने बनाया था। ये एक ऐसा पत्थर होता है जिससे कोई भी चीज गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती और इंसान मर कर भी जिंदा हो सकता था। उस समय से लेकर आज तक हर कोई उस पारस पत्थर की तलाश में है, लेकिन वो कहां पर मौजूद है किसी को नहीं पता। यही रीजन था कि स्कारलेट उस गुफा में गई थी कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जिससे कि वो निकोलस के इस पत्थर के बारे में कुछ पता लगा सके। फिलहाल उसके पास कई सारे सबूत जमा तो हुए होते हैं, लेकिन अभी वो इसे डिकोड नहीं कर पा रही थी। इसीलिए स्कारलेट अपने एक बहुत पुराने दोस्त जॉर्ज के पास चली गई जो कि उससे प्यार किया करता था। जॉर्ज को ये लैंग्वेज कुछ हद तक आती है, इसीलिए अब स्कारलेट जॉर्ज को एक म्यूजियम में लेकर चली जाती है जहां निकोलस के बारे में कुछ लिखे गए शब्द थे। वो इन शब्दों को अपने रिकॉर्ड किए गए ईरान की गुफाओं में से लाए गए शब्दों को जॉर्ज को दिखाती है। जॉर्ज अब उन सभी को धीरे धीरे पढ़कर उनका इवेल्युएशन कर रहा था, जिससे कि ये लैंग्वेज उनकी समझ में आने लगी कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा पैशनेट लग रहे थे इस पूरी रिसर्च के लिए। अगर उन्हें पारस पत्थर मिल गया तो वो उसे अपने लिए यूज कर सकते हैं, पर अफसोस अब तक निकोलस फ्लेमेल के बाद कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे कि पारस पत्थर मिला है। तो स्कारलेट और जॉर्ज को पता होता है कि ये काम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। दोनों मिलकर उस पूरे लिखी गई चीजों को इन्वेस्टिगेट करने लगी कि इनका मतलब क्या है। स्कारलेट और जॉर्ज को उस पूरी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि निकोलस फ्लेमेल की ग्रेव के पास ही वो पारस पत्थर हो सकता है। यानी अगर उन्होंने जमीन के अंदर निकोलस के ग्रेव के बारे में पता लगा लिया तो वो पारस पत्थर भी मिल जाएगा। स्कारलेट तो उस पत्थर के ऊपर कुछ केमिकल डालती है और उसे जला कर देखती है। उसका शक एकदम सही निकला और वहाँ पर कई सारे छुपे हुए वर्ड्स सामने आ जाते हैं। जॉर्ज अब उन सभी को फिर से पढ़ने लगा था, जिससे उन्हें निकोलस के उस ग्रेव के बारे में पता चल जाता है। उस ग्रेव का लोकेशन भी वहाँ पर मेंशन होता है। जॉर्ज इससे इतना खुश होने लगा क्योंकि उस ग्रेव के पास काफी सारा खजाना भी मौजूद हो सकता है। पर ये चीजें इतनी आसान तो नहीं होने वाली, क्योंकि ग्रेव को 17th सेंचुरी में बनाया गया था और वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। कई लोगों की वहां पर मौत हुई थी और गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोसेस को बंद कर दिया था। यानी अगर उन्हें उन गुफाओं के अंदर जाना है तो बड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। उन्हें कुछ टीम की जरूरत होगी जो समय समय पर उनकी मदद करेगी। जॉर्ज और स्कारलेट को ये पता चलता है कि उस गुफा के अंदर पहले ग्रेवयार्ड बनाया गया था, यानी वहाँ पर उन्हें कई सारे लोगों के स्केलेटन्स मिलने वाले हैं, वो भी भारी मात्रा में। और तो और वो पूरी गुफा एक भूल भुलैया की तरह थी जहाँ जाना मतलब मौत को चेतावनी देना था। इसीलिए वो दोनों डायरेक्टली वहाँ पर नहीं जा सकते थे। तो
स्कारलेट और जॉर्ज सीधा वहाँ के एक लोकल आदमी के पास पहुंच जाते हैं जिसका नाम पैप था। पैप पहले भी उस गुफा के अंदर जा चुका है और उसे हर एक चीजों के बारे में अच्छी तरीके से पता है। तो इसीलिए स्कारलेट पैप से रिक्वेस्ट करने लगी कि तुम हमारी मदद करो निकोलस के उस ग्रेव को ढूंढने के लिए। लेकिन पैप बोलने लगा कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। तब जाकर स्कारलेट बताती है कि उस निकोलस फ्लेमेल के ग्रेव के पास बहुत सारा सोना रखा हो सकता है, उस सोने को हम आपस में बांट लेंगे और इससे हमें बहुत फायदा भी होगा। पैप को यह ऑफर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो रेडी हो चुका था। पैप भी उनके साथ जाएगा और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड लियोना और उसका एक दोस्त बेन भी था। यानी उन सभी को भी इस खजाने में इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए। जॉर्ज को अब उस गुफा में जाने में डर लग रहा था क्योंकि कई साल पहले इस तरीके से ही उसका भाई गुफा में जाकर मर गया था। वो तो सोच रहा था कि गुफा में नहीं जाएगा, लेकिन स्कारलेट बड़ी चालाक थी। उसने जॉर्ज को किसी भी तरीके से कन्विंस कर लिया और अपने साथ लेकर जाने लगी। सभी लोग अपने अपने इक्विपमेंट्स ले लेते हैं जिस तरीके से उस गुफा में काम आएंगे और अब पैप उन्हें गाइड करता हुआ सीधा उस गुफा के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पर शायद उन्हें निकोलस के ग्रेव मिल सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें कई सारे ह्यूमन स्केलेटन्स दिखाए गए। ये वही सारे लोग होते हैं जिनके ग्रेव यहाँ पर बंद करके रखे गए थे। अब एक तरफ बहुत ही पतला रास्ता था जहाँ से जाना बहुत मुश्किल होता है। पैप तो उन्हें इशारा करते हुए कह रहा था कि हमें उसी छोटे रास्ते से जाना पड़ेगा, लेकिन स्कारलेट को साइड में एक और ओपनिंग दिखाई देती है जिसे कि वो तोड़ने लगी। वहाँ एक छोटा सा जाने का रास्ता बन जाता है और वो सभी बोल रहे थे कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन पैप के हिसाब से ये बहुत ही गलत रास्ता है। उसे इस रास्ते के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं और जो भी यहाँ जाता है वापस नहीं आ पाता। अब यहाँ पैप के बहुत बार बोलने पर वो उस दूसरे रास्ते से ना जाकर उस छोटे वाले रास्ते से जाते हैं। धीरे धीरे अब सभी एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ने लगे। पर शॉकिंग बात ये होती है कि वो लोग घूम फिर कर उसी जगह पर आ गए जहाँ पर स्कारलेट ने उस दूसरे रास्ते को ढूंढा था। अब तो पैप भी यहाँ काफी कंफ्यूज होने लगता है क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आया था तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मेज अपने आप को चेंज कर रहा है। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण पैप और उसके सारे दोस्त मान जाते हैं उस छोटे से रास्ते से जाने के लिए। अब बड़ी हिम्मत करके वो सभी अंदर तो घुस गए थे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता पैप को भी नहीं पता। आगे की तरफ पूरा अंधकार था और दीवार पर बहुत ही अजीब सी चीजें लिखी होती हैं। पैप जब आगे बढ़ा तो वो एकदम शॉक रह गया क्योंकि वहाँ पर उसके नाम के इनिशियल्स लिखे गए थे। अब यहाँ पैप काफी डर गया क्योंकि इस गुफा में आखिरकार उसका नाम किसने लिख दिया। उसके सभी दोस्त तो अभी अभी यहाँ पर आए हैं तो फिर ये उनमें से तो किसी का काम नहीं हो सकता। बाकी लोग इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन पैप अब डर चुका था। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें अब एक फोन की रिंगिंग सुनाई देने लग जाती है जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड था क्योंकि इस तरीके की जगह पर ना तो कोई सिग्नल्स मौजूद होते हैं और एक टेलीफोन कहां से आ गया किसी को नहीं अंदाजा। जॉर्ज सिर्फ इतना बता रहा था कि 17वीं सेंचुरी में यहाँ पर एक फोन कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उसे खत्म हुए तो इतने साल बीत चुके हैं, फिर आखिरकार ये रिंगिंग कहाँ से हो रही है। वो सभी तो फिलहाल फोन रिंगिंग आवाज सुनकर उसके पीछे जाने लगे। अब यहाँ एक चैम्बर के अंदर आने के बाद जॉर्ज और उसके सभी दोस्तों को पियानो दिखाई देता है। ये पियानो भी कहां से आया उन्हें कुछ समझ नहीं रहा था। पैप के हिसाब से 17वीं सेंचुरी में यहाँ भूकंप की वजह से बहुत सारी चीजें जमीन में धंस गई थी। शायद हो सकता है कि ये भी पियानो उसी तरीके से यहाँ पर आ गया हो। चौंकाने वाली बात ये हो गई कि उस समय पर कई सारे वर्कर्स को भेजा गया था यहाँ रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन इतने क्वांटिटी वाले वर्कर्स भी कभी लौट कर नहीं आए। यानी इस गुफा में जरूर ऐसा कुछ है जो लोगों को बाहर नहीं जाने देती। जॉर्ज अपने दोस्तों को बताने लगा कि बचपन में वो और उसका भाई इसी तरीके के पियानो को बजाया करते, लेकिन पियानो की A3 की कभी भी काम नहीं करती थी। अब जब जॉर्ज उस पियानो को अपने हिसाब से बजाने लगा तो वो A3 की के ऊपर आता है और A3 की सच में नहीं बज रही थी। इस बात से वो शॉक हो गया क्योंकि ये पियानो तो उसका ही है। आखिर ये इस जगह पर कैसे आया किसी को नहीं पता। उन सभी को फिर से फोन रिंगिंग की आवाज सुनाई देती है जिससे कि स्कारलेट जाकर देखने लगी। वहाँ पर एक टेलीफोन रखा हुआ था तो स्कारलेट उसे उठाकर बात करने लग जाती है। सामने से कोई बोल रहा था कि स्कारलेट तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब ये कौन बोल सकता है। स्कारलेट एकदम पूरी तरीके से ब्लैंक थी। थोड़ी देर के अंदर उनके सामने कोई अजीब सा आदमी आ चुका था। यह आदमी उनके साथ बिल्कुल भी इंटर नहीं हुआ होता, बल्कि ये तो गुफा में ही होता है। जॉर्ज ने जब उसे ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो उसका बहुत पुराना दोस्त है जो शायद इसी गुफा में आकर बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। जॉर्ज का दोस्त यही कहने लगा कि तुम सभी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे भी बचाने के लिए कोई नहीं आया और शायद तुम्हें भी कोई नहीं बचा पाएगा।
जॉर्ज का दोस्त वहाँ से ये सारी बातें कहकर आगे जाने लगा। सभी इस समय उसका ही पीछा करते हुए बढ़ रहे थे और उन्हें कई सारे लकड़ियों से ढका हुआ एक गुफा दिखाई दी। ये गुफा एक टनल की तरह होती है जो नीचे जाती थी। स्कारलेट इस समय काफी शॉक हो गई और सभी को समझाने लगी कि यही रास्ता है उस ग्रेव तक पहुंचने का। अगर हम इस टनल को पार करके दूसरी तरफ चले जाएं तो हमें उस निकोलस का ग्रेव भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ पारस पत्थर, खजाना और बाहर निकलने का रास्ता भी होगा। इसीलिए स्कारलेट सभी को कन्विंस कर लेती है कि हमें नीचे जाना चाहिए। वो सभी एक रस्सी की मदद से धीरे धीरे एक एक करके नीचे उतरने लगे। भले ही उनकी जान को बहुत खतरा हो रहा था, पर वो खजाने के पीछे पागल हो चुके होते हैं। पर उन्हें क्या पता कि ये तो उन सभी की सबसे बड़ी गलती है। वो सभी एक साथ नीचे तो उतर जाते हैं, लेकिन पेप का एक साथी जिसका नाम बैन था, उसके हाथ पर बहुत चोट लग गई थी। किसी भी तरीके से वो उसके ऊपर पट्टी बांध के अब आगे बढ़ने लगे। वहाँ पर भी काफी दूर दूर तक सुरंगें फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो एक भूल भुलैया में फंस चुके हैं। अंदर जाते ही उन्हें आवाज आने लगी जैसे कि कोई उन्हें बुला रहा है। जैसे ही वो उस आवाज की तरफ गए तो उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया। उस बच्चे की आंखें कुछ अजीब सी लग रही थी और वो तो उन्हें घूरता ही जा रहा था। अगले ही मोमेंट में वो बच्चा अंधकार में कहीं गुम हो जाता है। वो कहां से और कैसे आया किसी को नहीं आइडिया। पर जैसे ही स्कारलेट के कहने पर वो सभी आगे वाले रास्ते पर जाते हैं तो वो रास्ता बंद था, यानी वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता। सभी इस बात से काफी घबरा गए थे कि वो हमेशा के लिए यहाँ पर फंसे नहीं रह सकते। इसीलिए स्कारलेट जॉर्ज के साथ मिलकर यहाँ कुछ सबूत ढूंढने लग जाती है। अचानक उन्हें पत्थरों के ऊपर एक बर्ड का सिंबल दिखाई दिया जो अपने पंखों से कहीं इशारा कर रहा था। वो अब उसी डायरेक्शन में जाकर देखने लगे और वहाँ उन्हें एक और चित्र मिलती है। ये बहुत ही पुराने जमाने की कलाकृतियां थी जहाँ मिस्र के लोग ग्रेव को छुपाया करते हैं। वहीं पर एक छोटा सा पत्थर था जो बाहर निकला हुआ होता है। स्कारलेट और जॉर्ज ने मिलकर उस पत्थर को जैसे ही निकाला तो वहाँ एक दरवाजा ओपन हो गया। उस छोटे से दरवाजे की मदद से अब सभी अंदर घुसने लगे। उन्हें इस बात से अच्छा लग रहा था कि वो पजल्स को सॉल्व करते हुए आखिरकार खजाने के पास पहुंच ही जाएंगे। थोड़ा आगे जाने पर सभी शॉक रह गए क्योंकि वहाँ निकोलस फ्लेमल की बॉडी मौजूद थी। इतनी सेंचुरीज बीत जाने के बावजूद भी फ्लेमल की बॉडी वैसी की वैसी ही होती है। उन्हें देखते ही स्कारलेट समझ गई थी कि जरूर ये काम पारस पत्थर की वजह से हुआ होगा। पारस पत्थर ने ही उसकी बॉडी को आज तक प्रिजर्व करके रखा है। सभी आसपास जमा होकर और ज्यादा सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्कारलेट तो अब अपने नोट्स को निकाल लेती है जहां उसने बहुत सारी रिसर्च उसके अंदर इंक्लूड की थी। उसे ये अंदाजा होने लगा कि अगर निकोलस फ्लेमल की बॉडी मिल गई है तो पारस पत्थर भी यहीं कहीं होगा। सिर्फ उन्हें कुछ क्लूज ढूंढकर फॉलो करना है। स्कारलेट ने एक पॉइंट सभी के सामने रखा कि अगर पारस पत्थर तक पहुंचना है तो सबसे चमकती हुई चीज ही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। इस पर सोचते ही स्कारलेट ने सभी से कहा कि वो लाइट्स बंद कर दें। ऐसा करते ही थोड़ी देर के अंदर उन्हें कुछ रोशनी दिखाई देती है जो कि एक पानी के अंदर आ रही थी, यानी कि वही रास्ता है पारस पत्थर तक पहुंचने का। सभी लोग तो स्कारलेट को मना कर रहे थे पानी के अंदर नहीं जाने के लिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, पर स्कारलेट को ये रिसर्च करनी ही थी। वो बिना डरे पानी के उस दूसरे रास्ते तक जाने लगती है और अब वहां से बाहर निकलने पर वो शॉक हो गई क्योंकि सामने की तरफ बहुत सारा खजाना रखा हुआ था। गोल्ड की इतनी सारी चीजें उसने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। स्कारलेट अपने सभी साथियों को भी बुलाती है और वो वहां पर आकर बहुत खुश हो गए। उनके चेहरे पर तो एक अजीब सी खुशी थी क्योंकि इतना बड़ा खजाना वो अपनी जिंदगी में भी खर्च नहीं कर सकते। पर स्कारलेट को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। उसे किसी भी हालत में पारस पत्थर पाना है जो उसके फादर का भी सपना था। इसीलिए अब स्कारलेट पारस पत्थर ढूंढने निकल गई। जॉर्ज भी स्कारलेट की इसमें मदद कर रहा था। बाकी लोग तो खजाना निकालने में बिजी थे। अब स्कारलेट और जॉर्ज एक दीवार के पास आते हैं और वहाँ पारस पत्थर से रिलेटेड काफी बातें इंक्लूड थी, तो उन्हें यही लगने लगा कि इसी जगह पर पारस पत्थर हो सकता है। जॉर्ज ने तुरंत ही वहाँ एक रेड कलर का पत्थर देखा और उसे निकालने लगा। शॉकिंग बात होती है कि यही पारस पत्थर था, यानी स्कारलेट की इतनी मेहनत आखिरकार रंग लाई। पर बाकी लोग जब खजाने को खोलने के लिए उसका दरवाजा तोड़ देते हैं तभी अचानक वो जगह गिरने लगी थी। ऊपर से कई सारे पत्थर ढहने लग जाते हैं जो बहुत भारी थे। सभी अपनी जान बचाकर वहां से सेफ जगह पर जाने लगे। जॉर्ज ने नोटिस किया कि उसका वो पुराना दोस्त जो यहाँ पर फंसा हुआ था वो उन पत्थरों के बीच में दब जाता है। पेप की गर्लफ्रेंड लियोना का हाथ भी इसमें बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था, लेकिन वो इस तरीके से रुक नहीं सकते थे, उन्हें आगे तो बढ़ना ही होगा। उस समय तो स्कारलेट ने पारस पत्थर का यूज करके लियोना के उस घाव को ठीक भी कर दिया था, पर प्रॉब्लम हो गई कि वो सभी अब खजाना लेने के लिए वापस नहीं जा सकते। पत्थर जो कि गिर चुके थे वो इतने भारी होते हैं कि उन्हें हटाना मुश्किल था। सभी काफी डर गए क्योंकि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा होता। स्कारलेट तो अब दीवार पर लगे हुए एक पिक्चर को अच्छे से देखकर उन्हें डीकोड करने लगी। वो बता रही होती है कि इसका मतलब सिंपल है कि जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी हो सकता है।
इसीलिए वो नीचे भी एक दरवाजा ढूंढने लगी। फॉर्चुनेटली वहां पर एक टनल निकल भी जाती है, यानी अब उनके पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें अंदर जाना ही पड़ेगा। रस्सी फेंक कर वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगे। दीवारों पर बहुत अजीब तरीके की बातें लिखी गई थी कि अंदर तुम्हारा कोई भी नहीं है, वहां पर एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड सारी बातें खत्म हो जाएंगी। अब ये पढ़ने के बाद उनमें से कई लोग तो डर रहे थे, पर आगे तो बढ़ना ही होगा, इसीलिए वो लगातार टनल को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। ये नई जगह सेम टू सेम उसी जैसी लग रही थी जहां पर उन्होंने निकोलस फ्लेमेल की बॉडी पाई होती है। जब वो थोड़ा आगे बढ़ रहे थे तो वहां पर निकोलस फ्लेमेल की बॉडी तो थी, लेकिन वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी होती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें नहीं समझ रहा था। बहुत डराने वाली बात तब हो गई जब सामने की तरफ जॉर्ज का वो साथी बैठा हुआ होता है। उसकी हरकतें तो एकदम अजीब सी लग रही थी, मानो कि उसे किसी ने कंट्रोल कर लिया हो और वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। लियोना यहाँ पर उस आदमी से बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन जॉर्ज के उस साथी ने बहुत बुरी तरीके से लियोना पर हमला किया और उसे मार दिया। वो तो कहीं टनल के रास्ते से गायब हो जाता है। स्कारलेट तो पारस पत्थर की मदद से लियोना को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें वो कामयाबी नहीं हो पाती, यानी कि इस तरीके से पारस पत्थर काम नहीं करता। पर अब स्कारलेट, जॉर्ज और सभी को ये समझ में आ चुका है कि ये जगह पहले से खतरनाक है, उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो लियोना की तरह बाकी लोग भी धीरे धीरे मारे जाएंगे। अब यहाँ पर बचे हुए 4 लोग किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो घूम फिरकर उसी रास्ते पर आ जाते हैं, यानी एक ऐसी भूलभुलैया थी जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन होता है। सभी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे क्योंकि उन्होंने जरा भी होप नहीं किया था कि वो इस तरीके से फंस जाएंगे। वो सभी ऊपर वाले रास्ते से अब रस्सी फेंक कर नीचे आने लगे थे, लेकिन पैप का बेन नाम का वो साथी अभी भी ऊपर ही होता है। वो जब नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहा था तभी उसे ऊपर की तरफ एक लेडी दिखाई दी जिसने कि अपने हाथ में बच्चा पकड़ा था। अब इससे बेन इतना ज्यादा डर गया कि उतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। उसे इतनी चोट लगी थी कि उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। जॉर्ज, स्कारलेट और पैप ये देखकर एकदम चौंक जाते हैं कि ये आखिरकार क्या हो रहा है। इस बात से स्कारलेट बहुत ज्यादा डर गई थी। वो अब वहां से निकलने का डिसाइड करते हैं और अपनी रिसर्च यहीं पर स्टॉप करते हैं। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो वो उसी जगह पर पहुंच गए जहां कई सारे स्केलेटन्स रखे थे, यानी यहीं से तो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। अब जॉर्ज की नजर जब नीचे जाती है तो उसे दिखाई दिया अपना वो छोटा भाई जो गुफा में जाकर मर चुका था। वो तो जॉर्ज को अपने पास बुला रहा होता है। जॉर्ज ने जब ये बातें स्कारलेट को बताई तो स्कारलेट यही समझा रही होती है कि ये तुम्हारा इल्यूजन है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो और यहाँ से आगे बढ़ो। पर जॉर्ज का मानना था कि ये चीजें किसी रीजन की वजह से दिखाई जा रही हैं और इसके पीछे जो भी है उसके पास सुपर नेचुरल शक्तियां हैं। फिलहाल वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जब आते हैं तो वहाँ एक गाड़ी जल रही थी। पैप जब उसके सामने आया तो पता चलता है कि गाड़ी के अंदर उसका एक दोस्त है और वो बहुत बुरी तरीके से जल चुका है। पैप तो सिर्फ यही कह रहा था कि मैंने ये गलती नहीं की, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि कार दूसरी तरफ जा रही है, और अब कोई अनजान सी चीज पैप को उस कार के अंदर खींचने लगी थी। स्कारलेट और जॉर्ज पूरी कोशिश करते हैं पैप को पकड़ कर रखने की, लेकिन उस जलती हुई कार के अंदर उसी खतरनाक डेड बॉडी ने पैप को खींच लिया था। वो इतनी बुरी तरीके से पैप को खत्म करते हैं कि उसकी बॉडी ही नहीं मिली, जो कि अब समझ चुके थे कि यहाँ कोई तो अजीब सी चीज है जो उन्हें मार रही है। अब जैसे ही वो थोड़ा दूसरी तरफ जाते हैं तो उन्हें एक काला कलर का आदमी दिखाई दिया। उसने अजीब तरीके का मास्क लगाया हुआ था और लगातार उन दोनों को ही घूरता जा रहा था। वो अनजान सा साया वहां से गुजरते हुए उन्हें देख रहा था और अचानक उनके पीछे जो मूर्तियां मौजूद थी वो एकदम जिंदा हो जाती हैं। वो इतनी खतरनाक थी कि तुरंत ही जॉर्ज के ऊपर हमला करके उन्हें घायल करने लगी। जॉर्ज तो अब ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था और उसकी जान जाने वाली होती है। स्कारलेट किसी भी तरीके से उसे दूर लेकर जा रही थी जिससे कि वो स्टैचूज उसे नुकसान ना पहुंचा सके। अब स्कारलेट उस पारस पत्थर से जॉर्ज को ठीक करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। वो समझ गई कि ये पारस पत्थर नकली है। स्कारलेट को उस पारस पत्थर पर लिखी हुई एक बात याद आती है कि तुम्हें वापस उसी जगह पर जाना होगा और अपनी गलती को कन्फेस करना होगा, यानी ऐसा करने पर उसे असली वाला पारस पत्थर मिल जाएगा। तो स्कारलेट जॉर्ज को वहीं पर छोड़कर उसी जगह पर जाने लगी जहां पर उसने ये पारस पत्थर लिया था। फॉर्चुनेटली उसे एक दूसरा रास्ता मिल जाता है वहां तक पहुंचने का। किसी भी तरीके से वो अपनी जान को जोखिम में डालकर आखिर उस दीवार तक पहुंच जाती है और उस नकली पारस पत्थर को उसमें लगा देती है। पर स्कारलेट को नहीं समझ रहा था कि इसके आगे क्या करना है।
तभी उससे सामने की तरफ एक मिरर दिखाई दिया जिससे कि वो साफ करने लगी और उस मिरर में स्कारलेट की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही होती है। स्कारलेट उसे बहुत देर तक देखती रही और अंत में समझ जाती है कि उस पारस पत्थर की शक्ति कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। यानी अगर वो खुद में भरोसा करेगी तो सब कुछ कर पाएगी। अब जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके चेहरे पर कपड़ा लगा हुआ था। उसे हटाने पर पता चला कि ये स्कारलेट के फादर हैं। अपने फादर को देखकर वो काफी इमोशनल हो गई और उन्हें गले लगा लिया। बात ये थी कि स्कारलेट के फादर रिसर्च करते समय अपनी जान दे दी होती है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने स्कारलेट को कॉल करना चाहा पर स्कारलेट उनसे गुस्सा थी क्योंकि वो प्रॉपरली स्कारलेट को टाइम नहीं दे पाते थे और अब अपने फादर के मरने का जिम्मेदार स्कारलेट खुद को मानती थी। पर अब ये चीजें क्लियर होने के बाद स्कारलेट वो गिल्ट भूल जाती है। ऐसा करते ही उसके फादर वहाँ से गायब हो चुके थे। स्कारलेट सीधा भागते हुए जॉर्ज के पास आई और उसके गले पर लगे हुए जख्म पर अपना हाथ रख दिया। चौंकाने वाली बात होती है कि जॉर्ज एकदम से ठीक हो चुका होता है, यानी सच में पारस पत्थर की शक्तियां स्कारलेट के बॉडी में आ चुकी हैं। वो सभी किसी भी तरीके से उठते हैं और बाहर निकलने का इंतजाम करते हैं। स्कारलेट जॉर्ज को अपने एक साथी के साथ आगे लेकर बढ़ने लगी क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि वो हेल के अंदर जा रहे हैं और उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। स्कारलेट को एक और गुफा मिल रही थी जहाँ से जाने का एक ही रास्ता था, तो जॉर्ज अपने साथी को यही बोलने लगी कि हमें अंदर की तरफ जाना चाहिए। पर इस समय जॉर्ज काफी डरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि अंदर कूदने पर वो सब मारे जाएंगे। यहाँ स्कारलेट ने तो अपना गिल्ट एकदम से क्लियर कर लिया था, इसीलिए वो जॉर्ज से पूछती है कि तुम्हें अपना भाई बार बार क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या हुआ था पास्ट में। जॉर्ज यहाँ जाकर सारी सच्चाई बताने लगा कि उसका भाई गुफा में फंस चुका होता है, लेकिन जब वो उसे बचाने गया तो वो खुद रास्ता भूल गया और इस पूरे प्रोसेस में जॉर्ज के भाई की मृत्यु हो गई। लेकिन स्कारलेट समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, बल्कि ये सारी चीजें तो पहले से लिखी हुई थी और ये एक एक्सीडेंट था। वहीं उसका दूसरा साथी मौजूद होता है और उससे पूछने पर पता चला कि उसने एक शादी की थी, लेकिन बच्चे होने के बाद उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और उसने आज तक अपने बच्चे को अपनाया नहीं है। यही रीजन था कि गुफा में उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा होता है इस आदमी की वजह से। उस आदमी ने कन्फेस किया कि मैं अब अपने बच्चों को पालूंगा और अपने रिलेशन निभाऊंगा। अब यहाँ उन तीनों के गिल्ट एकदम से पूरे हो चुके होते हैं। बाकी जिन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था वो बुरी तरीके से मारे गए। पर अब स्कारलेट दोनों को हौसला देती है और उस टनल के नीचे कूद जाती है। थोड़ी देर तक वो लगातार गिरते रहे पर वो मरते नहीं, बल्कि वो सेफली लैंड होते हैं एक चैम्बर में। चैम्बर के ठीक नीचे एक ओपन वाला पैसेज था। तीनों मिलकर उसे ओपन तो करते हैं पर वो खुल नहीं रहा था, बट जैसे ही वो नीचे धक्का देते हैं तब वो ओपन हो जाता है। वहां से जब तीनों बाहर निकल रहे थे तो ये तो पेरिस का सीन था, यानी वो ट्रैवल करते हुए पेरिस में आ चुके हैं। तीनों किसी भी तरीके से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, क्योंकि इस गुफा से निकलने वाले वो पहले 3 मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत ही सारी अनोखी चीजें देखी होती हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां स्कारलेट इंटरव्यू दे रही थी अपने इस पूरे रिसर्च का। उसने जो जो चीजें पता की हैं और जो लोग इस पर भरोसा नहीं करते थे उन्हें पारस पत्थर होने का विश्वास दिलाया है। यही सारी चीजें स्कारलेट के फादर भी चाहते थे, पर अब जाकर स्कारलेट ने उनका सपना पूरा कर दिया है। तीनों ने अपनी लाइफ में जो जो गलतियां की थी वो उससे सुधार देते हैं और हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।